मुझे लगता है कि हम सबने मेहदी हसन साहब का नाम कभी तो सुना होगा, शायद किसी टीवी प्रोग्राम में या हमारे घर के किसी शेल्फ पे धूल खाते हुए कैसेट्स पे। उनकी गायकी मुझे बहुत पसंद है और आपको भी होगी। लेकिन मैं अक्सर खुद से पूछता हूँ कि उनकी गायकी में आखिर हो क्या रहा है। क्या फ़र्क है मेहंदी साहब और गुलाम साहब या बेगम अख्तर में? सिर्फ उनकी आवाज़? ऐसा नहीं है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये आर्टिस्ट गायक तो हैं, लेकिन वो साथ ही साथ कंपोजर्स भी हैं। कंडीशन ये थी कि बड़ा कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। मेहंदी साहब के कॉम्पोजिशन को समझने के लिए हमें गज़ल क्या होते हैं वो पहले समझना पड़ेगा। हालांकि गज़लों को एक संगीत शैली की तरह देखा जाता है, इसकी जड़ें कविता लेखन से निकलती हैं। गज़ल की पैदाइश अरबी में हुई, लेकिन उसके विकास का श्रेय फारसी को जाता है। इस्लामिक शासित साउथ और सेंट्रल एशिया में गज़लों को कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपनाया गया। अरबी और फारसी के बाद पाश्तू, तुर्की और फिर फाइनली उर्दू गज़ल आए, जो कि नॉर्थ इंडिया और बाद में पाकिस्तान में बहुत लोकप्रिय हुए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हालांकि आज के ज़माने में गज़लों को एलीट माना जाता है, लेकिन वो हमेशा से एक लोकप्रिय गायन शैली रही है जिससे आम लोग बाग कनेक्ट करते थे। हर गज़ल एक कविता है जिसमें 2 लाइन के दोहे, जिनको शेर कहते हैं, को A राइमिंग स्कीम से लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए इब्ने इंशा की इस गज़ल को देखते हैं। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वही मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। आप यहाँ A स्कीम को देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि पहले 2 लाइन्स एक दूसरे से राइम करते हैं और फिर हर शेर की आखिरी लाइन उनसे राइम करती है। पहले 2 लाइन के आखिरी शब्द को रदीफ कहते हैं और उससे पहले वाले को काफिया। रदीफ पूरे गज़ल में एक ही रहता है, जैसे इस गज़ल में तेरा, लेकिन काफिया बदलता रहता है, हमेशा राइम करते हुए, जैसे चेहरा पर्दा। गज़लें सिर्फ अकेले में पढ़ी नहीं जाती, आमतौर पे उन्हें पब्लिकली पढ़ा जाता है, मुशायरों में, और अक्सर साधारण राग में गाया जाता है, जिसे तरन्नुम कहते हैं। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। गज़लों को हिंदुस्तानी संगीत में एक सेमी क्लासिकल परंपरा माना जाता है और गज़ल के स्ट्रक्चर में भी शास्त्रीय संगीत से लिए हुए स्थाई और अंतरे होते हैं। एक गज़ल में आमतौर पर 4 से 6 शेर गाए जाते हैं और जितने राइमिंग लाइन्स हैं उनको स्थाई में गाया जाता है, जो पूरे गज़ल में पहले से कंपोज होते हैं। इसके विपरीत अंतरे में गायक इम्प्रोवाइज करने के लिए स्वतंत्र है और यही गज़लों की खास बात है। गज़ल गायकी हमेशा लाइव ही होती थी, थिएटर की तरह, लेकिन रेडियो, माइक्रोफोन और रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी आने के बाद गज़लों के रिकॉर्ड्स और एल्बम्स बनाने शुरू किए गए। इसीलिए आप अक्सर यूट्यूब पे लाइव वर्जन सुन सकते हैं जो रिकॉर्डेड वर्जन से बिल्कुल अलग होते हैं। क्योंकि गज़ल गायकी एक लाइव ऑडियंस के सामने किया जाता था, गायक की अपनी कला पे पकड़ स्थाई की कॉम्पोजिशन और अंतरे में खेलने से समझा जाता था, जिससे गायक शायरी को अपनी तरह से इंटरप्रेट माने उसकी व्याख्या करते थे। चलिए इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। जैसे हमने पहले बात की, शायरी को गाने, बोल को सुर में डालने को ही गज़ल कहते हैं। इसका मतलब ये भी है कि जो असली कला है वो संगीत और भाषा के इंटरैक्शन की बात है, जिसकी बात छन्नूलाल जी करते हैं। इसमें
शब्द है और शब्द में अर्थ होता है और अर्थ के बिना सब व्यर्थ होता है। अब अगर शब्दों का अर्थ है तो संगीत उस अर्थ को क्या कर रहा है? भाषा अनिवार्य रूप से ध्वनियों का एक सिस्टम है जिसे कुछ लोगों ने मिलके एक अर्थ दिया है। जैसे कि कुर्सी, सभी हिंदी या उर्दू भाषी लोग इस शब्द का अर्थ समझ जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर आप उन हिंदी या उर्दू बोलने वाले लोगों में से नहीं हैं तो आपको इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। लेकिन संगीत यूनिवर्सल है। दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी कल्चर में सुर वही मिलते हैं। इसका मतलब है कि संगीत ऐसी भाषा है जिसको हर इंसान महसूस कर सकता है किसी फंडामेंटल या मूल रूप में। और संगीत और भाषा के इस समागम में ही हमें मेहदी हसन साहब की जीनियस देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं कि मेहदी साहब मीर ताकि मीर के शेर को कैसे कंपोज करते हैं। शेर का मिसरा है, देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। एक तो शायर की तबीयत और उनका तसव्वुर जो है कि क्या है कि देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। तो इसके लिए ये जिसमें जितना दर्द और फिराक है, तो पहले तो मुझे रागनी झंझोटी मिली। झंझोटी रागनी में काफ़ी तासुर है ये गम का। मेहदी साहब की ट्रेनिंग शास्त्रीय संगीत में थी, इसलिए वो एक रागनी को अपने कॉम्पोजिशन का बेस यानी आधार बनाते हैं। हर राग सुरों का एक नियम है जो हमारे अंदर अलग अलग भावनाओं को जगाते हैं। और मेहदी साहब की असल महारत थी कि वो हमें एक राग की पूरी तस्वीर एक बहुत छोटे समय में दे सकते थे। जब आप गवैये से फरमाइश करते हैं या गवैया कहे जी मैं गाने लगा हूँ, राग किरवानी पेश करता हूँ, वो कम से कम उसको आधा पौना घंटा गाएंगे और फिर जाके किरवानी का वो मुकम्मल होगा, शक्ल नगर पूरे असलूब के साथ। सही। खान साहब में ये था, उनकी तवज्जो इधर गई हुई थी कि बड़े बड़े जो राग हैं इनको क्यों ना गज़ल के ज़रिए मुतारफ़ कराया जाए। वाह 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 वाह। ठीक है। अच्छा, उसमें फिर और प्लस पॉइंट्स जो उनके थे वो ये थे कि सातज़ा का कलाम, मिसाल के तौर पे हमने किसी गवैये से सुना हुआ था किरवानी राग, तो जब इनकी गज़ल सुनी तो उन्होंने 7 मिनट में गाई हुई थी, शोला था जल बुझा हूँ। अब जब उन्होंने राग का एक फाउंडेशन बना लिया, वो फिर शब्दों के अर्थ और उनको कैसे बोला जाए उस पे आते हैं। दूसरे फिर उसकी तकसीम से उसका मफहूम निकला कि देख तो दिल के जान से उठता है। एक थोड़ा सा ब्रेक आता है, वरना कहने को यूं भी कह सकते हैं कि देख तो दिल के जान से उठता है। सही। लेकिन देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। अब धुएं की शक्ल सुरों में कैसे बनाएंगे हम? धुएं की शक्ल सुरों से कैसे बनाएंगे हम? मेहदी साहब इस सवाल पे गजल की पूरी कॉम्पोजिशन को बेस करते हैं ऐसे। वो धुएं की शक्ल। हाँ। देख तो दिल के जान से उठता है, देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, ये धुआं सा, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो दिल। फील हुआ ना? जैसे कि मेहदी साहब कहते हैं, धुएं की शक्ल सुरों में दिखती है।
शब्द, अर्थ और संगीत तीनों मिल के हमारे अंदर एक इमोशन पैदा करते हैं। लेकिन मेहंदी साहब का जीनियस यहीं तक नहीं है, और इसी से हम आते हैं उनके लाइव परफॉर्मेंस पे। मेहंदी साहब जो गज़ल गा रहे हैं उसके बोल हैं, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। हफीज़ होशियारपुरी की लिखी हुई गज़ल है। मैं आना चाहता हूँ इस गज़ल के एक अंतरे पर। ज़माने भर के गम और एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे। शब्दों का अर्थ तो हम समझ ही सकते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं कि मेहंदी साहब इन शब्दों की शक्ल हमें कैसे दिखाते हैं। ज़माने भर के गम, या एक तेरा ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम, ज़माने ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम, या एक तेरा गम। मैं अक्सर सोचता था कि वो एक ही लाइन बार बार क्यों गाते हैं। ज़माने भर का गम या एक तेरा गम, ज़माने 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 भर के गम। इसकी भी एक वजह है। सुनिए कैसे मेहंदी साहब अपनी एक और गज़ल शोला था जल बुझा हूँ के कॉम्पोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका अंतरा है, ऐसा ना हो कभी कि पलट कर मैं ना आ सकूं। ऐसा सारे, ये अभी ज़्यादा नहीं लगा। ऐसा कभी न हो कि पलट कर, इसमें भी ड्रामा है। जी जी, पलटने में कि पलट कर, ये गलत हो गया। ऐसे अभी से कह सकते थे, कुछ और भी कह सकते। ऐसा कभी, ये जमजमा, ऐसा कभी न हो, लफ्ज़ तो ये है ना, ऐसा कभी न हो। तो वो इनकार का इशारा, ना का इशारा, उससे जमजमा। ऐसे में हैरत आ गई या खौफ, ऐसा सही, बिल्कुल सही। वैसे भी आप जब कहेंगे ऐसा कभी ना हो, जी यूं ही कहेंगे, ऐसा कभी न हो कि पलट कर ना आ सकूं। ऐसे सोचिए तो फिर जितनी बार मेहंदी साहब ये लाइन गाते हैं, ज़माने भर के गम, उतनी बार वो हमें कुछ अलग बात बता रहे हैं। पहले वो हमें ज़माने के बारे में कुछ बता रहे हैं। ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम, कि ये ज़माना कितना बड़ा है, कितनी हरकतें हैं इस ज़माने में। अब वो इस ज़माने के गम को बता रहे हैं। ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम। कि उफ, इस ज़माने में कितने गम हैं। और फिर इस मेडिटेशन के बाद वो अगली लाइन पे आते हैं, या एक तेरा गम, और एक तेरा गम। बस एक बार छोटी सी लाइन तुरंत गा दिया, इतना सा ही गम है तुम्हारा। लेकिन अब हम आते हैं मुखड़े पर। ये गम होगा तो कितने गम होंगे।
ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे, ये छोटा सा गम होगा तो उतने बड़े ज़माने के इतने सारे गम ना होंगे। और ये है मेहदी साहब का असल जीनियस। उनकी गज़ल में मुझे शब्द, अर्थ, राग, लय, संगीत एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे में घुलते दिखते हैं। और जो अंत में निकल के आता है, जिसको हम गज़ल कहते हैं, वो इन सबका समागम तो है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी है जो सिर्फ इनका संग्रह नहीं है, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा है। कुछ ऐसा जो मेहदी साहब हमें दिखाना चाहते हैं, महसूस कराना चाहते हैं, शब्दों के अर्थ के परे। शायद इसी खूबी के लिए उन्हें शहंशाह गज़ल कहा गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो हमारे सीरीज़ कंटेम्पलेटिव लिसनिंग माने चिंतनशील सुनने का भाग है। अगर आपको ऐसे वीडियोस में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ इस सीरीज़ के पहले वीडियो को ज़रूर देखिए, जो न्यूज़ चैनलों में साउंड डिज़ाइन कैसे किया जाता है उस पे है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, या आप हमें पेट्रियन, बाय मी अ कॉफ़ी या डिस्क्रिप्शन में दिए डोनेशन लिंक से डायरेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।